this is the graph that is related with the phase diagram of the water, that is a one component system. This we have discussed already. When you are discussing the phase diagram should be in mind. Where the line, what are the points, वो points आपको जो नॉलेज में होने चाहिए. नीचे जैसे स्टार्ट इसको मैंने -273 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इट इज द एब्सोल्यूट जीरो, वहां से स्टार्ट कर रखा है, दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो. एंड देन वन पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट 0.0098 डिग्री सेल्सियस. अनदर पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज द एंडिंग पॉइंट, it is 374 degree Celsius. Toward this side pressure line is there. Only I have taken the last limit 218 atmosphere, but it is variable. We have discussed how the phase rule equation or degrees of freedom that can be calculated for particular area, for particular line. All these points we have discussed. Another point I have discussed that it is the zero of the Celsius thermometer. It is 0.0098 डिग्री सेल्सियस. जो सेल्सियस का थर्मामीटर है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर जो उसकी जीरो जो है वो फिक्स की हुई है. जबकि सेंटीग्रेड स्केल जो है सिंपल स्केल दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स इंडिकेटिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड. So Celsius and centigrade thermometers, they are the different thermometers. All points we have discussed, but we have not discussed yet point A prime to V. What is this? Actually, this is a metastable equilibrium. What is metastable equilibrium? Already discussed metastable equilibrium. The equilibrium generally it is dynamic in nature. Dynamic means it is attainable from the both side. अगर आप रिएक्टेंट साइड से चलते हैं तो भी केवल आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. और अगर आप प्रोडक्ट साइड से चलते हो, केवल आपके पास प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट साइड को मूवमेंट है, तब भी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. व्हेन इट इज मेटास्टेबल देन इट इज अटेनेबल फ्रॉम द वन साइड ओनली. केवल एक साइड से आप उस इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम? ये ऊपर लाइन नजर आ रही है आपको. द लाइन सेग्रीगेटिंग दिस लाइन इज सेग्रीगेटिंग द लिक्विड सिस्टम, लिक्विड एंड दीज आर द वेपर्स. तो जब आप इस लाइन को कंटिन्यू कर रहे हो, दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ द लाइन. Here again continued, this line is continued, again it enters into the region where ice is present. What? This is a continuation of liquid line. किसकी कंटिन्यूशन है? ये लिक्विड लाइन की कंटिन्यूशन है. तो इसका मतलब है कि ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर आपके पास वाटर है और वो 5 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर आप उसको केयरफुली कूल करते हो तो कूलिंग से आप उस रीजन में एंटर कर सकते हैं जिस रीजन में केवल आइस है. ये जो ग्रे रीजन है, ग्रे रीजन किसका? आइस का. लेकिन इस रीजन में ये लाइन कंटिन्यूशन से इधर से आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन हुई? मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रही है. सो हियर एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड वाटर इज देयर इन द -2 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस. मैंने काफी आगे तक ये लाइन शो की है, जबकि बहुत 2 पॉइंट तक शो होनी चाहिए थी, 1 और 2 तक. मींस कि -2 और 3 डिग्री सेल्सियस तक, यानी यहां तक आप जो है इसको जो है वो खींच सकते हैं लाइन को यहां तक. इसके बाद ये पॉइंट नहीं आने चाहिए. तो दैट इज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं इसको? मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. इनमें आप क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन डिस्कस की है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. एक ग्राफ में आपको यहां शो करूंगा जहां से आप क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी कि कहां उसको अप्लाई करना और कहां नहीं अप्लाई करना है और किस तरह से उसको डिस्कस करना है, दैट कैन बी डिस्कस्ड. सो अगेन दिस इज ए सेम ग्राफ, but little bit it is different from the earlier that is discussed. Again it is a phase diagram of water. If you only having view up to this, then this is a phase diagram of waters.
ए से बी तक लाइन है, बी से सी तक लाइन है, ए बी सी लाइन के जितना भी नीचे आ रहा है दैट आर द वेपर्स। कहां से? ए बी और सी लाइन के नीचे नीचे क्या है? वेपर्स हैं। उसके बाद बी और सी लाइन और बी सी डी या डी वी सी इसके बीच में लिक्विड एनक्लोज्ड है, और ए बी और डी के बीच में जो है वो आइस एनक्लोज्ड है। तो ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जो सिग्निफाई कर रहे हैं दैट इट इज ए फेज डायग्राम ऑफ वाटर। इसमें क्लासियस क्लिपियन इक्वेशन जो है वो आपने पहले भी डिस्कस की है हमने। इट इज चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, हाउ द प्रेशर वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन। ये केवल मैंने एक ही लाइन के लिए डिस्कस किया। कौन सी लाइन के लिए? इट इज मेल्टिंग ऑफ द आइस। तो मैं बी डी लाइन ये सामने नजर आ रही है, दैट इज द लाइन बी टू डी। तो बी डी लाइन के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, सो डीपी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एफ टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय बी एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइनल स्टेज। जब आइस मेल्ट होगा तो आइस जो किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा। सो फाइनल वॉल्यूम इज ऑफ लिक्विड, इनिशियल वॉल्यूम इज ऑफ द सॉलिड, सॉलिड मीन्स आइस। सो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल दैट इज बी लिक्विड माइनस बी सॉलिड। सो दैट इज द क्लासियस क्लिपियन इक्वेशन, बट वी कैन डिस्कस फ्रॉम हियर। ये जो लाइन है दैट इज इंक्लाइंड टू द वाई एक्सिस। किसकी तरफ इंक्लाइंड है ये लाइन वाई एक्सिस की तरफ जो वो इंक्लाइंड है। तो वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड होने का मतलब है कि इसकी स्लोप नेगेटिव है। बाकी जो लाइंस हैं उनकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है। ए से बी की लाइन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। बी से सी पॉजिटिव है, ई टू वी पॉजिटिव है जो मेटास्टेबल लाइन है। लेकिन एक लाइन है इसमें बी टू डी दैट इज हैविंग द नेगेटिव स्लोप। क्योंकि ये लाइन किसकी तरफ इंक्लाइंड है? ये इंक्लाइंड है वाई एक्सिस की तरफ। तो स्लोप क्यों नेगेटिव आ रही है? क्लासियस क्लिपियन से इक्वेशन से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं हम। डेल्टा एच फ्यूजन जो वो पॉजिटिव होगी, मींस आइस को मेल्ट करने के लिए एनर्जी लगेगी ना कि इवॉल्व होगी। सो डेल्टा एच फ्यूजन इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज नॉट नेगेटिव। टी एफ टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, it is not 0 degree Celsius, it is in the Kelvin, so 273 degree Kelvin, it means it is positive. Then the term is volume of liquid minus volume of a solid. This equation can be negative. How it can be negative? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम, किसका? पानी का वॉल्यूम जो वो कम होता है, क्योंकि आइस में वॉइड्स होते हैं, खाली स्पेसेस होती हैं। तो हमेशा आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कम होता है। तो जब आप लेस क्वांटिटी को ज्यादा वाली क्वांटिटी से माइनस करें सो ऑब्वियसली विल गेट द नेगेटिव साइन। इट मीन्स डीपी अपॉन dt it will be negative because of VL minus BS. That is why this line it is inclined toward the y axis. किसकी तरफ inclined है? y axis की तरफ। अभी पीछे मैंने जो ग्राफ डिस्कस किया, जो कलर्ड ग्राफ था, उस ग्राफ में मैंने लास्ट लिमिट इस लाइन की ली थी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अब मैं इसको कहां तक खींच के लेके गया हूं? 2240 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये वाली जो लाइन है कौन सी? फ्यूजन ऑफ द आइस। अगर आप प्रेशर को, टेम्परेचर को कम करते रहेंगे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, सिंपल दिस टर्म, या डीपी अपॉन dt से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये लाइन कहां की तरफ आ रही है? ये टेम्परेचर है नीचे, तो टेम्परेचर वाली जीरो वाली साइड को ये मूव कर रही है। तो -22 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज किया जा सकता है। किसको? जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहां तक वेरी कर सकता है? -22 डिग्री सेल्सियस बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। हाउ मच इट इज? इट इज नियरली 2200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं कि ये लाइन हमेशा जो है वो आपके पास बाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड रहती है। अगर आप और प्रेशर इंक्रीज करते जाएं,
देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपको नजर आ रहा है, इसमें ये लाइन थोड़े थोड़े बेंड के हिसाब से जो वो कहां से मूव कर गई है, वाई एक्सिस प्रेशर वाली लाइन से डिस्टेंस से मूव कर रही है। प्रेशर वाली लाइन से डिस्टेंस पे मूव करने का मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर आप 2240 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कहां मूव कर रही है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो इसके बाद जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने लगेगा। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाएं इसको, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक, माइनस नहीं पॉजिटिव, 100 डिग्री सेल्सियस तक आइस मेल्ट नहीं होगी। अगर इसी टेम्परेचर रेंज, प्रेशर रेंज को आप 40,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाए तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का 200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कितना हो सकता है? 200। 25,000 के अकॉर्डिंगली मैंने यहां नीचे शो किया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतने प्रेशर पे जो है वो आइस मेल्ट नहीं होगी। कितने टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और फर्दर इंक्रीज करते हो कहां तक? 40,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तो भी आइस स्टेबल होगी एंड इट इज स्टेबल अप टू द 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से एक ये बात डिस्कस की हमने कि वाटर का जो फेज डायग्राम है उसमें सारी लाइनें खत्म हो जा रही हैं। कौन कौन सी? एवी सब्लिमेशन लाइन है, इसका स्टार्ट -273 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। इससे पीछे जा नहीं सकते हैं। बी से सी लाइन जो है वो लिक्विड और वेपर के बीच में है, दैट इज ए वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड वाटर इनटू द वेपर्स। ये क्रिटिकल पॉइंट 374 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस तक जो वो इंक्रीज की जा सकती है, क्रिटिकल पॉइंट तक। इससे आगे इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूजन वाली लाइन है दैट कैन बी डिस्कस्ड बियॉन्ड 25,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 40,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट कंटिन्यूज। इसमें आइस की कई स्टेजेस आती हैं। कुछ जगह आइस स्टेबल है, कुछ जगह आइस स्टेबल नहीं है। लेकिन डिस्कशन से पता क्या चला इससे कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे कुछ टाइम तक तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज होता जाएगा। कब तक? 2240 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो वो -22 डिग्री सेल्सियस तक फॉल हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो है अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस, और इतना इंक्रीज कर सकता है कि 25,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट बाय आइस का 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और 40,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यही जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट कैन बी 200 degree Celsius. So this was about the you can say phase diagram of the water. Whenever it comes in the examination that what is the phase diagram of the water, then first draw it and then explain each and every point of the graph कि ग्राफ में कौन सी लाइन है, कौन सा पॉइंट है, उसको आप जो वो डिस्कस कर सकते हो। तो उस ग्राफ में आपने ये डिस्कस करना है कि हाँ जी ये वाली लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी है, या थर्ड लाइन कौन सी है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम जो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वैसे तो ये सीधा क्वेश्चन आना हो तो 8 या 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आपको 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा या 5 फेज डायग्राम होंगे, इससे ज्यादा सिलेबस में नहीं होंगे। तो अगर 5 या 6 आपको फेज डायग्राम आते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन जाता है। इसमें कुछ नहीं है, आपने बाई वेरिएंट, मोनो वेरिएंट, कहीं कहीं पर कुछ शिफ्ट्स आएंगी, यानी थोड़ा टिपिकल भी आता है। ये इतना इजी भी नहीं बोल सकते हो आप इसको कि बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप डिस्कस कर लेते हो एक बार तो उसके बाद आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए कि कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन करना है।
Once you know the lines, once you know the graph, calculate the degrees of freedom, calculate the triple points or discuss the triple point, discuss any metastable equilibrium if there it is. Now I am going to discuss the another phase diagram here that is related with the sulfur. So it is a phase diagram of sulfur. तो ये डायग्राम जो है फेज सल्फर का फेज डायग्राम है, ये सामने आपको नजर आ रहा है. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लाइंस हैं और बहुत सारे टेम्परेचर भी शो किए हुए हैं. तो ये जब आप डिस्कस करोगे तो इसमें डिस्कशन में जो है वो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्राफ आपको क्लियर कट नोन होना चाहिए. दैट व्हाट इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द, यू कैन से दिस सल्फर सिस्टम का जो एक्चुअल डायग्राम है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए. अगर आपके पास वो नॉलेज में है तो आप उस डायग्राम को जो वो आसानी से डिस्कस जो वो कर सकते हैं. सो लेट मी टू एक्सप्लेन इट नाउ कि कैसे आपको जो वो इसको फेज डायग्राम को जो वो डिस्कस करना है. सो दैट इज द फेज डायग्राम ऑफ द सल्फर सिस्टम. इसमें एक सेंट्रल पोर्शन नजर आ रहा है जो येलो पोर्शन है. नीचे आपके पास ए से बी तक लाइन है, दैट इज द लाइन ऑफ ए टू बी. उसके बाद बी से सी तक लाइन है, देन सी टू डी लाइन, सी टू ई, ई से एफ तक लाइन है और यहां बी पॉइंट से लेकर के ई पॉइंट तक भी लाइन है. डिस्कस करने से पहले सल्फर जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक रोम्बिक सल्फर होता है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है. तो क्या क्या एब्रीविएशंस यूज हुई हैं. समवेयर आई हैव रिटन SR, इट मींस इट इज ए रोम्बिक सल्फर. कौन सा सल्फर है? रोम्बिक सल्फर. यहां लिखा मैंने SM, दैट इज द मोनोक्लिनिक सल्फर. येलो लाइंस के अंदर आपको नजर आ रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर. उसके बाद SL, दैट इज ए लिक्विड सल्फर. Here it is the SB, it means it is the sulfur vapors. तो इसके आपके पास कितने सल्फर की फॉर्म्स आई? आपके पास रोम्बिक सल्फर है, आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, उसके बाद लिक्विड सल्फर है और देन देर इज ए वेपर्स ऑफ द सल्फर. सो दीज शुड बी इन द माइंड कि रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर ऑफ द सल्फर. जो स्टेबलेस्ट फॉर्म है वो रोम्बिक सल्फर होती है. कौन सी होती है? रोम्बिक सल्फर. सो ए से लेके बी तक जो लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रोम्बिक सल्फर. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? रोम्बिक सल्फर को. जैसे आप पॉइंट बी पर चले जाते हैं, व्हेन यू कम टू द पॉइंट बी, 95.5 डिग्री सेल्सियस है. नीचे शायद आपको टेम्परेचर स्केल नजर नहीं आ रही है यहां पर, लेकिन 95.5 डिग्री सेल्सियस पे द रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट्स इनटू द मोनोक्लिनिक सल्फर. तो बी पॉइंट जो है वो ट्रांजिशन पॉइंट्स है. ए से ए पे क्या है? रोम्बिक सल्फर. जैसे जैसे आप इसको हीट कर रहे हो, क्योंकि ये वेरिएशन किसकी है? दैट इज द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर. दिस इज द प्रेशर वेरिएशन. इस साइड वेरिएशन किसकी है? टेम्परेचर की. एज यू आर हीटिंग हेयर, देन यू आर कमिंग टू ए पॉइंट बी where there is a transition that causes to change rhombic sulfur into the monoclinic sulfur. ये जितना भी येलो पोर्शन है, इस सभी पोर्शन में जो है वो आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर है. कौन सा सल्फर है? मोनोक्लिनिक सल्फर है. उसके बाद B से C पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं. इट इज पॉइंट B एंड पॉइंट C. सो B से C पॉइंट तक आपके पास जो है वो ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर है, नीचे सल्फर के वेपर है. यहां जो पहली लाइन थी ये वाली SR ऊपर था, नीचे सल्फर के वेपर्स थे. यहां मोनोक्लिनिक सल्फर है, नीचे सल्फर के वेपर्स हैं. जैसे आप पॉइंट C पे पहुंचते हो, सल्फर मेल्ट्स. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A इट इज रोम्बिक सल्फर. B पॉइंट पे जो है वो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो गया. C पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जो है मोनोक्लिनिक सल्फर, बट एवर इट इज, इट मेल्ट्स, इट चेंजेस इनटू द लिक्विड सल्फर. किसमें चेंज हो गया ये? लिक्विड सल्फर में. C से D तक लाइन जो है वो आपके पास
लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ऊपर वाली साइड आपके पास लिक्विड आएगा, नीचे वाली साइड आपके पास, दिस साइड इट इज द लिक्विड एंड दिस साइड इट इज द वेपर्स। यहां पर क्या रहे, वेपर्स। अगर आप लाइन C टू E डिस्कस करते हैं, दिस इज C टू E, तो एक साइड आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, दैट इज सॉलिड, दूसरी साइड आपके पास क्या है, लिक्विड। सो इट इज ए मेल्टिंग ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या ये, सो इट इज द फ्यूजन कर्व ऑफ द मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन कर्व। एक लाइन आपको B से लेकर के ऊपर E तक नजर आ रही है, दैट लॉन्गर लाइन, विच लाइन हेयर, इट इज द लाइन पॉइंट हेयर, दैट इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट E। सो B से E पॉइंट तक जो लाइन नजर आ रही है, एक साइड आपके पास यहां पर सल्फर रोम्बिक है और दूसरी साइड आपके पास सल्फर मोनोक्लिनिक है। So this is a transition of the, or there is an equilibrium between the rhombic sulfur and the monoclinic sulfur। और अगर आप पॉइंट E से लेके F तक जाते हैं तो एक साइड आपके पास रोम्बिक सल्फर है, कौन सा, दिस पॉइंट इज अ रोम्बिक सल्फर, और इस साइड आपका पास क्या है, लिक्विड सल्फर। सो दैट इज द मेल्टिंग ऑफ द रोम्बिक सल्फर, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द रोम्बिक सल्फर। कुछ एक पॉइंट्स इसमें ट्रिपल पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। बी में 3 लाइनें आ रही हैं यहां पर, ये रहा पॉइंट बी, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही। सो दैट इज ए ट्रिपल पॉइंट हियर। एक ट्रिपल पॉइंट ये है क्योंकि एक लाइन ये आ रही है यहां पर, एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक लाइन यहां से आ रही है। सो दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट। एक लाइन यहां पर और ऊपर है, ट्रिपल पॉइंट, ये यहां ई पॉइंट, इधर भी 3 लाइनें जो सॉलिड लाइन्स, डॉटेड लाइन नहीं, सॉलिड लाइंस जहां मीट कर रही हैं, दीज लाइंस आर द ट्रिपल पॉइंट्स। फिर ये देखो मोनोक्लिनिक सल्फर के बीचों बीच डॉटेड लाइन जो है वो मीट कर रही हैं, तो डॉटेड लाइन को मीट करने से भी एक ट्रिपल पॉइंट बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्रिपल पॉइंट। तो इसमें आपके पास 4 ट्रिपल पॉइंट बन रहे हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ऊपर ई पॉइंट, और ये सेंटर में जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में एक पॉइंट डिस्कस कर रहा है। इसकी डिटेल नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।